नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास और इजराइल ईरान के बीच भारी तनाव के दौरान ही रविवार की शाम को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगले दिन इस हादसे में उनकी मौत की खबर की पुष्टि भी हो गई। जब भी दुनिया के किसी बड़े लीडर की हादसे में मौत होती है तो ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। आमतौर पर इसे एक हादसे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं जो इशारा करती हैं कि ऐसे हादसे एक साजिश भी हो सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना महज एक हादसा है या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी या यूं कहें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश है, या फिर उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर बनने से रोकने के लिए या उन्हें सुप्रीम लीडर बनने की रेस से हटाने के लिए निशाना बनाया गया है। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम ईरान में हुई इस बड़ी घटना के हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको मोटे तौर पर वो घटना बता देते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया है। दरअसल रविवार को इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री और पूर्वी अजरबैजान सूबे के गवर्नर के साथ अजरबैजान के बॉर्डर पर, यानी ईरान के पूर्वी अजरबैजान सूबे में वो एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स बताए गए, जिनमें से 2 वापस लौट आए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस इलाके में कोहरे और ख़राब मौसम के चलते बचाव दल के लिए हेलीकॉप्टर की लोकेशन को ट्रेस कर पाना भी काफ़ी मुश्किल था और इसमें काफ़ी वक्त लगा। रात भर ईरान में दुआओं का दौर चलता रहा। फाइनली सोमवार सुबह खबर आई कि हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी समेत सभी वीआईपी पैसेंजर्स की मौत हो गई है। अब आते हैं अहम सवाल पर कि रईसी के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना कैसे हुई। पहली आशंका यही है कि वास्तव में एक हादसा हो। दरअसल हवाई यात्रा के मामले में ईरान दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका की ओर से ईरान पर कई पाबंदियां लगाई गईं, जिसके चलते ईरान न तो अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर सका और न ही ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए के मेंटेनेंस के लिए उसे सही कल पुर्जे मिल सके। यानी ईरान में इससे पहले भी हवाई हादसों में कई बड़े लोगों की जान जा चुकी है। साल 2006 में ईरान की पावरफुल फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के सीनियर कमांडर अहमद काज़मी की एक फॉल्कन प्लेन के एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इस हादसे में कुल 11 सीनियर ऑफिशियल मारे गए थे। साल 2021-22 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ईरान की एयरलाइंस दुनिया में जो दुनिया की 6 सबसे अनसेफ एयरलाइंस हैं उनमें से एक है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक ईरान में तकरीबन 2000 लोगों की हवाई दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। ख़राब मौसम भी इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश की एक वजह हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर को बस 50 किलोमीटर तक की ही उड़ान भरनी थी। हादसे की जगह एक पहाड़ी इलाका है जहां काफ़ी कोहरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए तकरीबन 800 मीटर की विजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन हादसे के वक्त उस इलाके में विजिबिलिटी बस 5 मीटर के आसपास ही थी। यानी इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक हादसा ही हो। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम सवाल पर। क्या इब्राहिम रईसी की मौत में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मोसाद को दुनिया भर में इजराइल के दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। वो काफ़ी कुख्यात है। उसने पहले भी कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अपनी धरती के बाहर यानी विदेशों में अंजाम दिया है, लेकिन इससे पहले मोसाद ने कभी भी किसी मुल्क के हेड को यानी हेड ऑफ स्टेट को निशाना नहीं बनाया है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो लोकेशन है वो मोसाद की भूमिका पर जो शक है उसको पैदा करती है, उसको और पुख्ता करती है। दरअसल ये घटना ईरान के पड़ोसी अजरबैजान के बॉर्डर पर हुई है। कहने को तो ईरान और अजरबैजान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन अजरबैजान की इजराइल के साथ काफ़ी नज़दीकियां हैं। इससे पहले भी कई बार अजरबैजान मोसाद के ऑपरेशंस में उसकी मदद कर चुका है। मोसाद और अजरबैजान की खुफिया एजेंसी आपस में जानकारियों को शेयर करते रहे हैं। अजरबैजान पिछले लंबे वक्त से आर्मीनिया के साथ जंग में उलझा हुआ है और इजराइल उसे हथियार मुहैया कराता रहा है। यानी रईसी की मौत में मोसाद और अजरबैजान के बीच की जुगलबंदी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सवाल यह भी है कि अगर यह हादसा मोसाद की कारस्तानी हो भी तो उसने इतना बड़ा रिस्क आखिरकार क्यों लिया? इसकी वजह भी है। दरअसल इस वक्त मिडिल ईस्ट बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। इजराइल गाज़ा पट्टी में लगातार हमले कर रहा है और ईरान उसका सबसे मुखर विरोधी देश है इस पूरे इलाके में।
बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया और इजराइल चाहकर भी इस हमले का जोरदार जवाब नहीं दे सका। एक प्रतीकात्मक जवाब उसने दिया, लेकिन जैसा जवाब देना वो चाहता था वो जवाब वो नहीं दे सका, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की ताकत को भांपते हुए उसके हाथ बांध दिए थे। मिडिल ईस्ट में ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल को ईरान ने इतना तगड़ा जवाब दिया और इस पूरे इलाके में ईरान की साख काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में इब्राहिम रईसी की मौत ईरान के मौजूदा सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है और ईरान आंतरिक कलह में भी उलझ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान का फोकस इजराइल या गाज़ा से हटकर अपने अंदरूनी हालात को संभालने पर लग सकता है और इजराइल को अपने एक बड़े विरोधी से कुछ वक्त के लिए ही सही राहत तो मिल सकती है। और अब आते हैं तीसरी संभावना पर कि क्या इब्राहिम रईसी की मौत ईरान की एक अंदरूनी साजिश है, क्या उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की उम्र 85 साल की हो चुकी है और ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम को लेकर कयासबाजियां लगातार जारी हैं। रईसी नया सुप्रीम लीडर बनने की रेस में काफ़ी आगे थे। दरअसल ईरान में असली पावर राष्ट्रपति की बजाय सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर है, उनके बाद राष्ट्रपति, जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्जियन काउंसिल और फिर आर्म्ड फोर्सेस का नंबर आता है। ईरान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति फिलहाल अयातुल्ला अली खामनेई हैं, जो 1989 से लेकर अभी तक देश के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। वो स्टेट हेड और कमांडर इन चीफ हैं। उनके पास राष्ट्रीय पुलिस और मोरालिटी पुलिस को आदेश देने का अधिकार है। साथ ही वो IRGC को भी कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के हेड को भी चुनते हैं। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के डे टू डे अफेयर्स को निपटाने के लिए की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। साथ ही घरेलू नीति, फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी राष्ट्रपति का थोड़ा बहुत दखल रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां लिमिटेड हैं। राष्ट्रपति जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, जो नेशनल पुलिस है, वो राष्ट्रपति के अंडर आती है, लेकिन उसके कमांडर की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। सुप्रीम लीडर किसी भी विरोध प्रदर्शन को फोर्सफुली बलपूर्वक खत्म कराने के लिए राष्ट्रपति को ऑर्डर दे सकते हैं और राष्ट्रपति को उनकी बात माननी होती है। यानी ईरान में असली पावर सुप्रीम लीडर की है। अली खामनेई की बढ़ती उम्र के चलते उनके पद यानी सुप्रीम लीडर के ओहदे पर उनके बेटे मुश्तबा खामनेई का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन एक तबके का ये कहना है ईरान में कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के लीडर और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने बेटे को सत्ता सौंपने को नाजायज राजशाही कहा था। उनकी मौत के बाद 1989 में जब अली खामनेई सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने भी वंश के शासन को इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। वहीं मुश्तबा की टक्कर में सुप्रीम लीडर बनने के लिए दूसरा सबसे बड़ा नाम इब्राहिम रईसी का ही था। रईसी ईरान की सत्ता के लिए हमेशा वफादार रहे। उन्होंने सुप्रीम लीडर के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम किया। उन्हें ईरान की कट्टरवादी सोच का समर्थक माना जाता था और उन्होंने कई बार ताकत के दम पर मुल्क में होने वाले विरोध को कुचलने में अहम भूमिका निभाई थी। एक तीसरे शख्स भी हैं, अली रेजा अराफी। वो भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में शामिल हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा को असली चुनौती तो इब्राहिम रईसी से ही मिल रही थी। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रईसी नहीं रहे, यानी उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है और उनकी मौत कई सवाल छोड़ कर गई है, जिनके जवाब का इंतज़ार न सिर्फ ईरान की आवाम को है बल्कि पूरी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है कि आखिरकार रईसी की मौत कैसे हुई। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।